एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल दिव्यश्री फिजिक्स। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इलास्टिसिटी, क्लास 11th की यूनिट इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी के जो लेक्चर्स होंगे वो डेली 5 PM पे आएंगे। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा इलास्टिसिटी होता क्या है, मीन्स जो इलास्टिसिटी वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है। तो उससे पहले हम देखते हैं कि दो फोर्सेस होते हैं। फोर्स एक तरह से वो फोर्स एक ही है, बस उसके नाम दो तरह से डिफाइन किए जाएंगे। फर्स्ट तो होता है डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग। यहाँ पे जो वर्ड है उसका मतलब है डी फॉर्मिंग फोर्स, और एक होता है रीस्टोरिंग फोर्स। डी का मतलब क्या होता है, दोबारा से डिफॉर्मिंग। डिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि किसी भी बॉडी की जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्टोर्ट कर देना, उसकी स्ट्रक्चर को चेंज कर देना। तो जो फोर्स किसी भी बॉडी की जो पूरी की पूरी शेप है उसी को डिस्टोर्ट कर देता है, तो उस टाइम पे उस फोर्स का नाम पड़ जाता है डीफॉर्मिंग फोर्स। और जो ये डीफॉर्मिंग फोर्स होता है वो हम खुद अप्लाई करते हैं। जैसे ठीक है, ये सिंपल हमने कपड़ा ही लिया है, इसके ऊपर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो ये क्या होगा, इसका जो एरिया वॉल्यूम है वो कम हो गया, तो मतलब इसकी जो शेप थी वो डिस्टॉर्ट हो गई है। इसका हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं कि हमने कोई भी रबड़ बैंड लिया, उसको अगर हम स्ट्रेच कर देते हैं तो जो उसको हम पकड़ के स्ट्रेच कर रहे हैं उसकी वजह से जो उसकी ओरिजिनल शेप थी वो डिस्टॉर्ट हो जाती है। तो इसका मतलब जो हम फोर्स दे रहे हैं उसको हम बोलते हैं डीफॉर्मिंग फोर्स। अब कोई भी बॉडी होती है उसकी खुद की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपनी ओरिजिनल शेप को दोबारा से रीगेन करेगी, मीन्स अपनी ओरिजिनल शेप में दोबारा आने की कोशिश करेगी। अब ऐसा क्यों होता है, जो बॉडी होती है हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं कि बॉडी जो है किससे मिलकर बनी होती है, मॉलिक्यूल से, एटम से, उसके अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, उनसे मिलकर बनी होती है। तो वहां पे क्या होगा, एटम्स के बीच में या फिर को मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लगेगा, उस फोर्स वही फोर्स क्या करता है, एक तरह से रीस्टोरिंग फोर्स का काम करता है। जैसे एक स्प्रिंग लिया हमने, अगर उस स्प्रिंग को अगर हम कंप्रेस कर रहे, दबा देते हैं, तो वो स्प्रिंग क्या हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है। उसकी जो शेप है पहले ऐसे थी, नॉर्मल थी, अब जैसे ही कंप्रेस करेंगे वो छोटा हो गया। तो मतलब जब हम उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो वो उस जो फोर्स हमने लगाया उसका नाम बन गया डिफॉर्मिंग फोर्स। लेकिन जैसे ही हमने उसको छोड़ दिया, तो जैसे ही हमने उसको छोड़ दिया, तो छोड़ने के बाद जो उस स्प्रिंग के अंदर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होता है, तो उस इंटरमोलिक्यूलर फोर्स की वजह से वो जो स्प्रिंग है अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। ठीक है, तो वो जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होता है वही इलास्टिसिटी का मेन कॉज होता है कि कोई भी बॉडी है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, मीन्स वो अपनी जो शेप होती है उस शेप को डिस्टोर्ट करके और ओरिजिनल पोजीशन में आ सकते हैं, तो वो इलास्टिसिटी है। सबसे पहले देखते हैं कि वो इलास्टिसिटी वर्ड है जो, इसके डेफिनेशन क्या होगी। तो इलास्टिसिटी क्या होती है, एक तरह से प्रॉपर्टी होती है किसी भी बॉडी की। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसके थ्रू बॉडी रीगेन its original configuration when external deforming force is removed। जब किसी भी बॉडी के ऊपर से हम बाहर से जो हमने फोर्स अप्लाई किया उसको रिमूव कर देते हैं, तो वो जो बॉडी होगी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन कर लेती है, मींस अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर दोबारा से आ जाती है। उसकी इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। और ये किसी भी बॉडी की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। इस प्रॉपर्टी को हम खुद नहीं बनाते हैं, ये उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, मीन्स उस जो भी मटेरियल या जो भी बॉडी है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है एक तरह से।
ठीक है, वो तो होगी इलास्टिसिटी। अब परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या होगी? परफेक्टली मतलब पूरी तरह से। अगर किसी चीज को हम बिल्कुल डिस्टोर्ट कर देते, जैसे ही हमने छोड़ा उतनी ही ओरिजिनल शेप में, मीन्स बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे वो बॉडी पहले थी वैसे ही अगर वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। मीन्स वो बॉडी है वो पूरी तरह से परफेक्टली 100% इलास्टिक बॉडी है। तो इलास्टिक बॉडी, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी की डेफिनेशन क्या होगी? ए बॉडी इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक बॉडी व्हेन इट टोटली रीगेन, यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है टोटली, पूरी तरह से रिगेन कर लेती है अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को जब हम एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करते हैं। अब हमें भी पता है कि जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, उसी तरह कोई भी बॉडी है वो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी नहीं होती है। तो यहाँ पर फिर भी अगर नियर अबाउट परफेक्टली बोलेंगे तो वो क्या होता है? क्वार्ट्ज फाइबर होता है। ये जो क्वार्ट्ज फाइबर होता है इसको हम क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। मीन्स थोड़ा बहुत इसके अंदर माइनर सा डिस्टोर्शन भले ही रह जाए लेकिन ये फिर भी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन कर लेती है। नेक्स्ट है, अब जैसे इलास्टिसिटी थी वैसे ही है प्लास्टिसिटी। जैसे प्लास्टिक होते हैं तो प्लास्टिसिटी क्या होती है? अब किसी भी बॉडी पर अगर हम फोर्स अप्लाई कर रही हैं, अगर वो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। बट अगर वो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को माइनर सा भी रीगेन नहीं करती है तो उस टाइम पे हम उसको बोलेंगे उस बॉडी के अंदर कैसी प्रॉपर्टी है? प्लास्टिसिटी है। वो बॉडी है उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है? प्लास्टिसिटी। मतलब वो अपनी ओरिजिनल शेप को दोबारा रीगेन नहीं कर सकती है। अब परफेक्टली का मतलब थोड़ा सा भी रीगेन नहीं करेगी। जनरली हम क्या देखते हैं कि कोई भी बॉडी है अगर हम उसको डिस्टोर्ट कर रहे हैं तो वो माइनर सा, चाहे वो 0.001% हो, लेकिन थोड़ा बहुत वो अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी को रीगेन कर लेती है, अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन कर लेती है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि अगर इट डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इवन स्लाइटली, थोड़ा सा भी रीगेन ना करे तो उसको हम बोलेंगे परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। अब नेचर के अंदर कोई भी चीज वही परफेक्ट तो होती नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी बॉडी है वो परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी नहीं हो सकती। मीन्स थोड़ा बहुत वो रीगेन करेगी ही करेगी, बट फिर भी अगर हमें नियर अबाउट परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी का एग्जाम्पल देना है तो वो एग्जाम्पल क्या होगा? वैक्स या फिर वेट क्ले, या तो वैक्स होगा या फिर वेट क्ले होगी। ठीक है, वैक्स होगी या वेट क्ले होगी। तो ये हमारे क्या होगा? वेट क्ले हमारा क्या होगा? परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पर देखो जैसे ये चीजें पढ़ी कि इलास्टिसिटी हो गया, प्लास्टिसिटी हो गया, और डिफॉर्मिंग फोर्स जो उसको डिस्टोर्ट करा, उसकी स्ट्रक्चर चेंज करा, उसकी शेप को चेंज करा। रिस्टोरिंग मतलब वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा फोर्स होता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स, जो बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। अब हम देखते हैं कि कोई भी बॉडी पर जब हम ये डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस फोर्स को क्या हम यही बोलेंगे कि किसी बॉडी पर हमने फोर्स अप्लाई किया और उसकी शेप है वो चेंज हो गई, या फिर इसको हम दूसरी तरह से डिफाइन करेंगे? नेक्स्ट आती है अब स्ट्रेस की टाइप्स क्या होती है। जो स्ट्रेस है, अब स्ट्रेस वर्ड का मीनिंग क्या है? अब तक हमने देखा था कि इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी क्या है। अब किसी भी बॉडी के ऊपर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो वो फोर्स होगा, चाहे वो डिफॉर्मिंग फोर्स हो गए या फिर वो जो बॉडी है अपनी ओरिजिनल शेप को रिगेन करने के लिए जो फोर्स लगाती है, मींस रिस्टोरिंग फोर्स है, चाहे वो डिफॉर्मिंग फोर्स हो या रिस्टोरिंग फोर्स हो, दोनों में से कोई भी ले सकते क्योंकि दोनों ही इक्वल फोर्स होती है इन मैग्नीट्यूड, सिर्फ उनका काम अलग अलग होता है। तो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, तो एक तरह से हम बोल सकते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया।
फोर्स पर यूनिट एरिया को ही हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। ये वो वाला स्ट्रेस नहीं है जो हमें एग्जाम टाइम पे आता है, जब हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता और छुट्टी बहुत कम होती, तो उस टाइम पे हम बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं थोड़े से टाइम के अंदर, और उसी वजह से जो हमारा माइंड है वो टायर्ड हो जाता है, और उसकी वजह से फिर स्ट्रेस आने लगता है। क्यों? क्योंकि पूरी साल अगर मेहनत नहीं की होगी तो उस टाइम पे फिर स्ट्रेस तो आएगा ही, अगर कम टाइम में हमें ज्यादा सिलेबस करना पड़ा। ठीक है, तो स्ट्रेस का मतलब यहां पर है सिर्फ फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो वो हो गया स्ट्रेस, और स्ट्रेस की यूनिट क्या होगी, फोर्स की यूनिट न्यूटन, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, तो क्या बन गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये है हमारे पास स्ट्रेस। ठीक है, अब यहां पर जो स्ट्रेस है उसके 3 टाइप्स हैं। स्ट्रेस मतलब कि एक तरह से जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स, उस फोर्स के थ्रू हम क्या चीजें चेंज कर सकते हैं। या तो हम क्या करेंगे, किसी भी चीज के ऊपर फोर्स लगा के उसकी लेंथ को चेंज कर देंगे, स्प्रिंग हो गया, प्लास्टिक हो गया, उसकी लेंथ चेंज कर देंगे, या फिर हम उसका एरिया चेंज कर देंगे, या फिर थर्ड उसका हम वॉल्यूम चेंज कर देंगे। ठीक है, लेंथ चेंज कर देंगे, एरिया चेंज कर देंगे, या फिर वॉल्यूम चेंज कर देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। जब हम किसी की लेंथ चेंज करते हैं तो उसके लिए हम देखते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस, यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस भी 2 टाइप्स का होगा। एक तो होगा टेंसिल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, और दूसरा होगा कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर हम करते हैं लेंथ को चेंज, जो भी हम फोर्स लगाएंगे उसके थ्रू हम लेंथ को चेंज करेंगे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, लेंथ को कैसे चेंज कर सकते हैं, लेंथ को हम इंक्रीज कर सकते हैं और लेंथ को हम डिक्रीज कर सकते हैं। अगर तो हम फोर्स अप्लाई करके किसी भी बॉडी की लेंथ को इंक्रीज कर रहे, बड़ा कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो हमने फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाई किया है, फॉर एग्जाम्पल इसका फिगर हम यहाँ पे बना देते हैं कि हमारे पास ये कोई भी एक रोड थी, अब इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया, उस तरफ खींचा, इस तरफ खींचा, दोनों तरफ से फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें लेंथ चेंज करनी है तो जो उसका सेकंड एंड है अगर हम उसको पकड़ के नहीं रखेंगे तो वो साथ के साथ मूव कर जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ता है, अगर लेंथ करनी है तो हम उसको दोनों साइड से फोर्स लगाकर खींचते हैं। तो दोनों साइड से हम फोर्स लगाएंगे, जिसकी वजह से इसकी लेंथ है वो पहले के कंपैरिजन में क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। अगर पहले इतनी लेंथ थी तो अब बढ़ जाएगी। तो ये पहले लेंथ अगर L थी तो अब कितनी हो गई, L प्लस L। तो इसकी लेंथ के अंदर क्या हो जाता है, लेंथ इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर जो हमने फोर्स अप्लाई किया है इस एरिया के ऊपर, इस वाले एरिया पे और यहाँ पे इस वाले एरिया पे जो हम फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स पर यूनिट एरिया, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस। और अगर इस फोर्स की नेचर इस तरह से है कि वो उसकी लेंथ को इंक्रीज कर रहा है तो उस स्ट्रेस का नाम हो जाएगा टेंसाइल स्ट्रेस। तो टेंसाइल स्ट्रेस के अंदर लेंथ इंक्रीज हो जाती है, लेंथ इंक्रीजेस मीन्स जब हम कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं टू इंक्रीज इट्स लेंथ, देन दैट टाइप ऑफ स्ट्रेस इज नोन एज टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, उसके अपोजिट दूसरी तरह हम फोर्स क्या लगा सकते हैं, किसी भी चीज को कंप्रेस करने के लिए। मीन्स अगर इसी के ऊपर हम फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ कर देते, फोर्स को इस तरह कर देते, तो यहाँ पे जो लेंथ है वो हो जाती यहाँ पर, मीन्स इतनी कम हो जाती, लेंथ हो जाती ये वाली। तो पहले ये वाली लेंथ थी हमारे पास और अब लेंथ कितनी हो गई, ये वाली लेंथ रह गई है। तो यहाँ पे लेंथ क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो जब दो फोर्सेस का काम क्या होगा, या फिर हम बोलेंगे कि जब डिफॉर्मिंग फोर्स का वर्क क्या होगा, लेंथ को डिक्रीज करना, तो उस टाइम पे जो हमने फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाई किया है उस फोर्स का नाम या फिर उस स्ट्रेस का नाम क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस के अंदर लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, लेंथ डिक्रीजेस,
कंप्रेसिव स्ट्रेस के अंदर लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब जब पूरा का पूरा फंडा ही लेंथ का है, लेंथ इंक्रीज हो रही है, लेंथ डिक्रीज हो रही है, तो इसको हम और क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। इसका दूसरा नाम होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब जो लेंथ पर एक्ट करेगा, लॉन्गिट्यूडनल जो लेंथ के ऊपर काम कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल। अब सेकेंड टाइप ऑफ स्ट्रेस क्या आता है हमारे पास, टेंजेंशियल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस देखो, अब चाहे बॉडी इस टाइप की हो या फिर बॉडी इस टाइप की हो, कोई भी बॉक्स हो, ठीक है, यहां पे हमारे पास दो वर्ड्स होते हैं, टेंजेंट और परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, टेंजेंट और परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो सरफेस के ऊपर कितने डिग्री का एंगल बनाए, 90 डिग्री का। ठीक है, इस पर हम टेंजेंट इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया। सेंटर से इसकी रेडियस हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का। तो वो तो होती है परपेंडिकुलर। और टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट कोई भी एंगल बना सकता है, एट एनी एंगल, जो 90 डिग्री का भी हो सकता है और 90 से अलग भी हो सकता है, लेकिन परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगी। तो अब टेंजेंट क्या होगा, टेंजेंट के लिए हम इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, ये इस तरफ हो सकता है, इस तरफ हो सकता है, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है इसकी। और टेंजेंट, अब यहाँ पे टेंजेंट का मतलब सीधी लाइन ड्रॉ कर दो उस सरफेस के साथ टच करते हुए, उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। ये इस सरफेस के साथ कोई भी एंगल बना सकती है। ठीक है, इस एंगल की वैल्यू कोई भी हो सकती है। ठीक है, बाकी हम टेंजेंट के, अब टेंजेंट शो क्या करता है, डायरेक्शन को भी शो करता है। अब डायरेक्शन को शो कैसे करता है, वो हम बहुत सारे वीडियोस के अंदर स्टडी कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर अगर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है, तो अब देखो ये हो गया टेंजेंट। अब यहाँ पे टेंजेंट का मतलब इस तरह से हो गया। अब ये मार्कर है, मार्कर पे टेंजेंट फोर्स का मतलब यहाँ पर जैसे ये हो गया, मेरी फिंगर है, ये टेंजेंट हो गया क्योंकि इस बॉडी पर हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली। टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करना, अब हमें फोर्स अप्लाई करना है टेंजेंट की डायरेक्शन में, इस तरह से। अब ये मार्कर यहाँ पे था, जैसे ही हम टेंजेंशियली फोर्स अप्लाई करेंगे इसकी यहां से पोजीशन चेंज होकर इस तरफ चलेगी। मींस एक तरह से ये लगा लो कि पहले थे ये वाले, अब इसको हम उस साइड ले गए, मतलब ये ओरिजिनल से इतना दूर चली गई, ये इसकी ओरिजिनल शेप थी। जैसे इसको दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इस तरह से एक एंगल बन जाएगा। तो ये हो गया, यहाँ पर हमने टेंजेंशियली जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, नीचे वाला जो एरिया है इसको हम फिक्स कर देंगे, नीचे वाले पोर्शन को फिक्स कर दो, और ऊपर से जैसे यहाँ पर ही मार्कर हो गए, यहाँ से फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये मार्कर ऐसे मूव कर जाएगा आगे की तरफ, सीधी पोजीशन से आगे की तरफ। कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर। तो जब हम कोई भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे, कैसे, टेंजेंशियली अप्लाई करेंगे, टेंजेंट के थ्रू अप्लाई करेंगे, टेंजेंट की डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे, तो उस स्ट्रेस का नाम क्या हो जाता है, टेंजेंशियल स्ट्रेस और द शियर स्ट्रेस। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, इसका दूसरा नाम है शेयरिंग स्ट्रेस। नेक्स्ट है बल्क, जिसका दूसरा नाम है वॉल्यूम स्ट्रेस, और तीसरा है हाइड्रोलिक स्ट्रेस। जो तीसरा स्ट्रेस होता है उसके 3 नेम्स हो गए, क्या क्या हो गए, बल्क स्ट्रेस हो गया, वॉल्यूम स्ट्रेस हो गया, हाइड्रोलिक स्ट्रेस हो गया। ठीक है, अब जो इसके अंदर क्या होता है, जैसे कोई भी बॉडी है उसको हम फ्लूइड के अंदर रख देंगे, फ्लूइड्स के अंदर। फ्लूइड्स का मतलब क्या होता है, लिक्विड के अंदर या फिर गैसेस के अंदर। ठीक है, लिक्विड में पुट कर दो इस स्फेरिकल बॉडी को, या फिर गैसेस के अंदर प्लेस कर दो। तो जैसे ही रखेंगे तो वो जो लिक्विड होगा,
हर तरफ से इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। पहले इसका वॉल्यूम v था, तो अब इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, v माइनस dv। मीन्स अब इसका वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। किसने कम कर दिया, जो फ्लूइड जिसके अंदर हमने इसको प्लेस किया हुआ था उसने इसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, इसके एरिया के ऊपर फोर्स लगाया, और जिसकी वजह से इसकी शेप है वो डिस्टोर्ट हो गई है। तो जब कोई फ्लूइड फोर्स लगा के किसी की शेप को डिस्टोर्ट करता है तो उस टाइम पे उस स्ट्रेस का नाम क्या पड़ जाता है, बल्क स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस या फिर हाइड्रोलिक स्ट्रेस। ठीक है, अब यहाँ पर देखो स्ट्रेस के बारे में तो हमने पढ़ लिया है कि ये इतने टाइप्स के स्ट्रेस होते हैं। अब हमें देखना है कि जब स्ट्रेस अप्लाई करने से किसी भी बॉडी के अंदर जो डिस्टोर्शन आ जाता है, उसकी शेप चेंज हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टोर्शन आ गया, डिस्टोर्ट हो गई है। तो उस डिस्टोर्शन का, अब जैसे फोर्स अप्लाई करने का नाम हमने रख दिया स्ट्रेस, तो वो जो डिस्टोर्शन आता है उसका नाम क्या होगा, अब हम वो देखते हैं। अब जो स्ट्रेन है वो स्ट्रेन कितने टाइप का होता है, जैसे स्ट्रेस को डिफाइन करने के लिए हमने लेंथ, एरिया और वॉल्यूम इंक्लूड किए थे, तो उसी तरह जो स्ट्रेस हो गए उनके विद रिस्पेक्ट टू जो स्ट्रेन आएगा वो स्ट्रेन हमें पढ़ना है। जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता था, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के विद रिस्पेक्ट टू जो स्ट्रेन आएगा, जो डिस्टोर्शन आएगा, उसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। जो शियर स्ट्रेस के विद रिस्पेक्ट टू जो डिस्टोर्शन आया था उसको हम बोलेंगे शियर स्ट्रेन। और जो वॉल्यूमेट्रिक, बल्क या फिर हाइड्रोलिक स्ट्रेस, उस स्ट्रेस की वजह से जो डिस्टोर्शन आया उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन। अब जो ये स्ट्रेन वर्ड है इसका हमने सिंपल सा मीनिंग तो देख लिया कि स्ट्रेन का मतलब होता है डिस्टोर्शन। अब जो स्ट्रेन है उसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो स्ट्रेन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन टू द चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। मीन्स ऊपर चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन के कितना चेंज आया डिवाइड बाई ओरिजिनल कितना था, तो वही क्या हो जाता है, स्ट्रेन हो जाता है। अब इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, यूनिट लेस है ये क्वांटिटी, यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होता है। प्रूव कैसे करेंगे, तो सबसे पहले प्रूव करने के लिए इसके टाइप्स देख लेते हैं, उसी के अंदर ये प्रूव हो जाएगा। सबसे फर्स्ट आता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब लेंथ के अंदर जो चेंज आता है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ, मान लो चेंज इन लेंथ को हम डिनोट कर रहे डेल्टा एल से और ओरिजिनल लेंथ है एल, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो गया, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, अब ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, नो यूनिट, तो ये होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसी तरह वॉल्यूम स्ट्रेन का मतलब चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम, और ये वाला स्ट्रेन होगा नेगेटिव। अब नेगेटिव साइन क्या शो करता है, नेगेटिव साइन शो करता है दैट फाइनल वॉल्यूम इज लेस देन इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम इज लेस देन इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम क्या था, जैसे देखो हमने जो बॉडी रखी थी उसका वॉल्यूम था V, और जब उसको फ्लूइड में रखा तो उसके ऊपर फ्लूइड ने स्ट्रेस लगाया और उसका वॉल्यूम कितना हो गया, V माइनस डेल्टा V। तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, कम हो गया ना, तो चेंज कैसे निकालेंगे, चेंज क्या होता है, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, तो क्या बच जाएगा, माइनस डेल्टा V। फाइनल वॉल्यूम कितना है, V माइनस डेल्टा V। इनिशियल वॉल्यूम कितना है, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल V। V से V कैंसिल, तो कितना बच गया, डेल्टा V। तो ये चेंज इन वॉल्यूम आ गया। तो नेगेटिव साइन बताता है कि इस जो वॉल्यूम स्ट्रेस था, वॉल्यूम स्ट्रेस के अप्लाई करने के बाद जो बॉडी का वॉल्यूम है वो पहले के कंपैरिजन में कम रह जाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से जो स्ट्रेन आता है उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन।
अब रह गया शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? शियर स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होगा? ये किसके इक्वल होता है? थीटा के इक्वल होता है। जो थीटा है मीन्स कोई भी बॉडी है वो इस तरह से थी। अब जैसे ही इसके ऊपर हमने टेंजेंशियली फोर्स लगाया तो यहाँ पर जो ये एंगल आ गए, ये वाला एंगल होगा थीटा। तो इसका मतलब इसमें डिस्टोर्शन कितने का है? थीटा का डिस्टोर्शन आया है। तो ये थीटा ही क्या होगा? शियर स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से। अब एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हमारे पास एंगल का फॉर्मूला होता है एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइड बाय रेडियस। थीटा के सामने की साइड होती है आर्क और रेडियस क्या है? साइड वाली लेंथ एल। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा, इसको हम टेंजेंट थीटा भी बोल सकते हैं और थीटा भी बोल सकते हैं। तो शियर स्ट्रेन आ गया x बाई एल। शियर स्ट्रेन क्या आ गया? थीटा इज इक्वल टू x बाई एल। तो ये था हमारे पास स्ट्रेन का टॉपिक।